हाँ दोस्तों, तो आज का अपना टॉपिक है MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये क्यों होता है, व्हाई इट इज हैपनिंग, और नेक्स्ट आता है ये धीरे धीरे बढ़ता क्यों जा रहा है, ये भी कारण पढ़ेंगे अपन। ठीक है, इस टॉपिक में। तो MTP होता क्या है, सबसे पहले ये क्या है समझ लेते हैं। तो MTP एक टाइप का बोल सकते हो इसे इंड्यूस एबॉर्शन भी। तो MTP एक टाइप का एबॉर्शन है जिसमें फ्यूटस की फुल ग्रोथ होने से पहले ही इसे रिमूव किया जाता है एक प्रेग्नेंट वुमेन से या फिर प्रेग्नेंट लेडी से। अब MTP 1971 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसे लीगलाइज कर दिया था, कुछ स्ट्राइक कंडीशंस के साथ साथ कि जैसे इसका कोई मिसयूज ना कर सके। MTP को लीगलाइज करने के पीछे कुछ कारण थे, जैसे कि अगर मान लो मदर को या फिर फ्यूटस को या फिर जो बेबी है, इन अनबॉर्न बेबी है, उन दोनों में से अगर किसी को प्रॉब्लम होती है या किसी की जान खतरे में आती है, तो यानी दोनों की अगर जान खतरे पे आती है, तो उस समय आप MTP का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि उसमें से एक लोग की जान तो बचाई जाएगी ऐसी कंडीशन पे। ठीक है, तो MTP बहुत ज़्यादा डे पर डे बढ़ती जा रही हैं। अब MTP अगर करीबन 12 वीक के अंदर की गई, 12 वीक के अंदर की गई, मतलब करीबन 3 मंथ। ठीक है, 3 मंथ, अगर 3 मंथ के अंदर ये की जाती है, MTP परफॉर्म किया जाता है, तो इसे सेफ माना जाता है। ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में अगर इसे परफॉर्म किया जाता है, मतलब 3 टाइमेस्टर्स में डिवाइड है प्रेगनेंसी, अपन पिछले लेक्चर में कवर भी चेक कर चुके हैं इस टॉपिक को। तो 3 टाइमेस्टर से डिवाइड है। अगर फ्यूटस को या फिर जो भी एम्ब्रायो डेवलपमेंट हो रहा है उसको अगर फर्स्ट टाइमेस्टर में रिमूव किया जाता है तो प्रेग्नेंट लेडी के लिए सेफ माना जाता है। बट अगर उसे सेकेंड टाइमेस्टर या फिर थर्ड टाइमेस्टर में किया गया तो बहुत ज़्यादा अनसेफ होता है। ठीक है, अगर एक करेक्ट टाइम से पहले किया गया, तो इससे कारण क्या हो सकता है, आगे फर्दर प्रेगनेंसी प्रॉब्लम हो सकती है वुमेन्स में। ठीक है, इनफर्टिलिटी की कंडीशंस भी आ सकती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो MTP करीबन अगर 3 मंथ से अंदर ही कर लिया जाना चाहिए। ठीक है, अब ये कंडीशन ये कब किया जाता है, ये एक ही केस में किया जाएगा, अगर या तो अगर चाइल्ड को या तो मदर को, दोनों को अगर क्या होती है प्रॉब्लम होने वाली रहती है, मतलब इससे कारण एक दूसरे की जान पे खतरा आ जाता है, तब ही MTP परफॉर्म किया जाता है। करीबन अगर दुनिया भर में बात किया जाए तो 50 मिलियन किया जाता है, मतलब 5 करोड़ के करीबन हर साल MTP परफॉर्म किया जाता है। अब MTP एक तरह से बोल सकते हैं कि ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकने के लिए एक मेजर इवेंट की तरह काम करता है, बट MTP इस कारण से नहीं बनाया गया है। MTP का ये एक टाइप का मिस यूज है। ठीक है, सबसे ज़्यादा MTP का मिस यूज इंडिया में ही होता है, एज फीमेल फ्यूटस को बिफोर कंप्लीट बर्थ, एक कंप्लीट बर्थ होने से पहले ही उनको क्या कर दिया जाता है, किल कर दिया जाता है। तो इन सब के ऊपर एक स्ट्रिक्ट अगर एक्शन लिया जाए, जो भी एक्शन प्लान लॉन्च की गई है गवर्नमेंट में, उसको एक्शन प्लान्स के ऊपर पूरा फॉलो करे तो MTP को इंक्रीज होने से रोका जा सकता है। स्टार्ट करें। अपना नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। व्हाट आर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज वो डिसीज होती हैं जो कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स प्रैक्टिस के वक्त एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर्स में ट्रांसमिट हो जाती हैं, या तो ये मेल से फीमेल में भी ट्रांसफर हो सकती हैं, फीमेल से मेल्स में भी ट्रांसफर हो सकती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, एड्स। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये सबसे बड़ा है, मतलब एक तरह से सबसे बड़ी बीमारी है जो कि फैलती है। ठीक है, इसके फैलने का सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है। जब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल प्रैक्टिस की जाती है तो उस समय STDs का फैलने का खतरा रहता है। STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। अब इसके कुछ एग्जांपल्स आ जाएंगे, जैसे गोनेरिया आ जाएगा, साइमफिल आ जाएगा, जेनेटिलिया हिरेप्स आ जाएगा, हेपेटाइटिस B आ जाएगा, एड्स आ जाएगा। तो ये सारी की सारी डिसीजेज एक टाइप की इन्फेक्शनस डिसीजेस बोल सकते हैं। ठीक है, इसे वायरल डिसीजेस भी बोला जाता है, वायरल डिसीजेस भी बोला जाता है,
और रिप्रोडक्टिव ट्रैक डिसीजेस भी बोला जाता है। सिंपल दोनों डिसीज आप बोल सकते हो, क्योंकि ये जहाँ ये सारी की सारी जो डिसीजेस होती हैं वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स में होती हैं। मेल्स में जैसे पेनिस में हो गई, ठीक है, उसके यूरेथ्रल में हो गई मेल्स में, ठीक है, और जैसे टेस्टिस में हो गई। तो ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक डिसीजेस हैं। एक तरह से अगर फीमेल्स बोले जाएंगे रिप्रोडक्टिव ट्रैक मतलब वेजाइना में हो गया जैसे, ठीक है, एक टाइप का इसका कैंसर भी है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक डिसीजेस में एक आता है कैंसर, वो भी बहुत खतरनाक है, जनरली वेजाइनल पार्ट्स में होता है। तो ये सारी डिसीजेज एक तरह से इन्फेक्शनस डिसीज है, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फिर फैलते जाती हैं और एक वक्त आता है इंसान को पूरी तरह से ख़त्म कर देती हैं। तो इसमें से कुछ डिसीजेस हैं जो कि क्यूरेबल हैं, बाकी और नॉन क्यूरेबल। जैसे कि नॉन क्यूरेबल डिसीज में आ जाएगा एड्स, हेपेटाइटिस बी और गोनेरिया, ठीक है। गोनेरिया नहीं जेनेटिलिया हिरेप्स, ठीक है। गोनेरिया एक क्यूरेबल डिसीज है, ठीक है, क्यूरेबल डिसीज है। जेनेटिलिया हिरेप्स आ जाएगा, हेपेटाइटिस बी, एड्स, ये आर नॉन क्यूरेबल डिसीज। मतलब अगर ये किसी को इंसान को हो जाती है तो इसे आगे बढ़ने से रोका जरूर जा सकता है, इसकी प्रोसेस को कम जरूर किया जा सकता है, बट ये दोनों क्योर की भी किए जा सकते हैं, मतलब पूरी तरह से ठीक भी किए जा सकते हैं। चलो, तो अब आता है कि ये किस तरह से फैलती हैं, मतलब इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं इस डिसीज के सडन सिम्टम्स हैं। मतलब कुछ सिम्टम्स है जनरली जो आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जैसे कि साइलेंटली पेन ऑन रिप्रोडक्टिव एरिया, ठीक है, जेनेटिकल एरियाज जो भी रिप्रोडक्टिव एरियाज हैं वहाँ पास थोड़ा बहुत दर्द होता है। नेक्स्ट आ जाता है कि कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि ईचिंग ऑन जेनेटिकल एरिया, मतलब ईचिंग मतलब होता है थोड़ा सा खुजलापन लगना, ठीक है, अजीब सा लगना वहाँ। तो आता है नेक्स्ट, ये भी सारे के सारे सिम्टम्स को शो करते हैं, एसटीडीज के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट आता है अपना कि स्वेलिंग ऑन जेनेटिकल एरिया, जेनेटिकल एरियाज में स्वेलिंग होना मतलब फूलना, ठीक है, ये भी एक एसटीडीज को दर्शाता है, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है कि एक मतलब साइलेंटली पेन होना, मतलब साइलेंटली थोड़ा थोड़ा दर्द होगा, ठीक है, तो ये भी दर्शाता है एसटीडीज को। तो ये सारे सिम्टम्स है जो जनरल सिम्टम्स आप बिना किसी मैकेनिकल वेज के आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। मैकेनिकल वेज के आइडेंटिफाई करने का तरीका है जो कि सबसे फेमस है एलिसा, जो कि एड्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एलिसा का बहुत सारे यूज है, जैसे कि क्रोमोसोमल डिसीजेस के लिए भी आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बाकी और चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बड़ी बड़ी डिसीज है कैंसर्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, तो वो बात अलग है, ठीक है। तो आते हैं अगर नॉर्मल वेज में कर जाएंगे तो ईचिंग आ जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगा, साइलेंटली पेन ऑन जेनेटिकल एरिया, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस आ जाएंगे या फिर कुछ सिम्टम्स आ जाएंगे जिससे अपने को पता चल सकता है। अब आता है सेकंड क्वेश्चन यही कि अब क्यों ऐसा, मतलब इसको सबको पता करने में, किसी को एसटीडी अगर हो गया तो उसको पता करने में प्रॉब्लम क्यों होती है, ये देर से क्यों पता चलता है। तो पहला तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। सिम्टम्स से जनरली सिम्टम्स का इफेक्ट बहुत कम दिखाई मिलता है, अगर दर्द भी होगा तो बहुत कम दर्द होगा, इसको इंसान इग्नोर कर सकता है, ठीक है। स्वेलिंग होगी तो स्वेलिंग होगी फिर ठीक हो जाएगी, फिर होगी फिर ठीक हो जाएगी, तो इससे इंसान वहाँ ध्यान नहीं देता है, तो ये रीजंस आ जाएंगे। दूसरा आ जाएगा कि इसका लेट में डिटेक्शन हो पाता है, ठीक है, लेट से सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो लेट से पता चलता है। दूसरी बात आ जाएगी कि सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि लोगों को शर्मिंदगी होती है। देखो किसी को मालूम चल गया भाई कि उसको एड्स है, ठीक है, तो सोशल स्टिग्मा भी यहाँ अटैच हो जाता है लोगों का कि अगर मेरे को तो है नहीं, ठीक है, मान लो किसी एक सर्टेन पर्सन को एड्स है, ठीक है, वो सोसाइटी में किसी और दूसरे पर्सन को बचाने से बताएगा नहीं या फिर बताने से कतराएगा कि भाई अगर किसी को मालूम चल गया मेरे को एड्स है तो सब मेरे से दूरी बनाएंगे, सब मेरे को सोसाइटी में नीचा दर्जा दिखाएंगे, ठीक है, मेरे को सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो सोशल स्टिग्मास के कारण भी ये सारी की सारी बीमारी आगे फैलती जाती हैं, ठीक है, नॉन क्यूरेबल टाइप का काम करती हैं। चलो ये आ गया सिम्टम्स, ये सिम्टम्स के बाद आ जाएगा कॉज जिसके कारण से लेट में पता चलता है। नेक्स्ट आ जाता है कि इसको और आगे फैलता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि बहुत सारी डिसीजेस हो सकती हैं जो अपन लिखे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, जैसे एड्स हो गया, गोनेरिया हो गया, साइनफील हो गया, ठीक है,
इसके बाद ये सारे डिसीजेस होने के अलावा कुछ रिप्रोडक्टिव ट्रैक डिसीजेस हो सकती हैं, इनफर्टिलिटी की कंडीशंस भी पैदा हो सकती है, इकोप्टिक प्रेगनेंसी हो सकता है, मतलब प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं इसके कारण, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, इसमें और भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसमें वुमेन्स फीमेल्स में बात की जाए तो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल पूरा डिस्टर्ब हो जाता है इस डिसीजेस के कारण, ठीक है। मेल्स में लो स्पर्म्स काउंट, मतलब स्पर्म्स की प्रोडक्शन बहुत कम होने लगती है, धीरे धीरे पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। पूरा टेस्टिस पूरी तरह से काम नहीं करता है, पेनिस पूरी तरह से काम नहीं करते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं इस डिसीज के कारण। अब आता है भाई को इससे रोका कैसे जा सकता है। ये सारी चीज़ें तो प्रॉब्लम भी हो गई, डिसीजेस भी कौन सी हो सकती है, इवेंट्स क्या क्या कारण हो सकते हैं, पर इसे रोका कैसे जा सकता है आखिरी में। तो रोकने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का इस्तेमाल करना, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में कॉन्डम का इस्तेमाल करना, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये एक टाइप का सबसे प्रोटेक्टेड वे माना जाता है और सबसे यूजर फ्रेंडली वे माना जाता है। तो फर्स्ट तो आ जाएगा ड्यूरिंग क्वार्टर्स या फिर इंटरकोर्स के वक्त कॉन्डम का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट आ जाएगा कि मल्टीपल सेक्स करने से रोकना, मतलब मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स अवॉइड करना, ठीक है। आज इससे किए, कल उसके साथ किए, परसों उसके साथ, तो मतलब इसके कारण खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। खतरा कैसे, आपको हो गया तो आप 10 में फैला दोगे, या फिर आपके बीच में से किसी को हुआ होगा तो आपको फैलाएगी और फिर आप 20 को फैला दोगे। इसीलिए तो अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है, ये आ जाता है। अगर कोई भी डाउट आता है, ठीक है, थर्ड आ जाएगा, अगर किसी को कोई डाउट आता है या फिर कोई पेन इफेक्ट आता है तो आप तुरंत डॉक्टर को विजिट कीजिए। डॉक्टर को विजिट करने से क्या होगा, ये तुरंत इसके बारे में मालूम चल जाएगा। अगर वो क्यूरेबल डिसीज होगी तो उसे तुरंत क्योर कर लिया जाएगा, क्योर कर सकते हो आप, क्योर करवा सकते हो। अगर नॉन क्यूरेबल डिसीज हो जाएगी तो उसे आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, ठीक है। अगर एड्स भी सडन रीजन्स में, छोटे मोटे केसेस में है, तो उसको कम किया जा सकता है, ठीक है ना। चलो, तो ये आ गया कुछ सिम्टम्स जो कि एसटीडीज के हैं, कुछ मेथड्स हो गए जिससे एसटीडीज को रोका जा सकता है। अब नेक्स्ट इसी में अपना केस आता है इनफर्टिलिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक डाल लो, इनफर्टिलिटी, LITY, इनफर्टिलिटी। व्हाट इज इनफर्टिलिटी? इनफर्टिलिटी होता क्या है, सबसे पहले इसको रब कर देते हैं, ठीक है। इनफर्टिलिटी होता क्या है, व्हाट इज इनफर्टिलिटी? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज ओवर, कट कर देना, ठीक है। इनफर्टिलिटी की कंडीशंस एक टाइप की ऐसी कंडीशन है, अगर कोई पेरेंट या फिर कोई पार्टनर्स अनप्रोटेक्टेड सेक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, अनप्रोटेक्टेड मतलब हो जाएगा बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के भी प्रैक्टिस कर रहा है, सेक्सुअल प्रैक्टिस कर रहा है, इंटरकोर्स हो रहा है, उस समय भी चाइल्ड या फिर फ्यूजन ना हो पाना, ठीक है, जाइगोट की फॉर्मेशन ना होना, प्रेगनेंसी ना होना, उसे बोला जाता है अनफर्टिलिटी की कंडीशन। तो अनफर्टिलिटी की कंडीशंस किस किस कारण से हो सकती है? अनफर्टिलिटी की कंडीशंस बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण हो सकती है। जैसे कि अगर मेल्स में बात की जाए तो मेल्स में ओलिगोस्पर्मिया आ गया, एजोस्पर्मिया आ गया, ठीक है। ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है, स्पर्म काउंट बहुत कम रहता है। स्पर्म काउंट बोलने से मतलब स्पर्म की प्रोडक्शन जो होती है बहुत कम होती है, ठीक है, स्पर्म काउंट। और दूसरा आ जाएगा कि जो भी स्पर्म है वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, इस इंसेमिनेशन पावर डिक्रीज हो जाना। इंसेमिनेशन पावर का मतलब कि वहां तक ओवम तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, ठीक है, उसको पहुंच भी जा रहा है तो उसके साथ फ्यूज नहीं कर पा रहा है। तो ये सारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्या, इनफर्टिलिटी को दर्शाती हैं। अब ये मेल्स के कारण भी हो सकता है, फीमेल्स के कारण भी हो सकता है। दोनों में अगर किसी में से भी प्रॉब्लम होगी या दोनों में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो इनफर्टिलिटी की कंडीशंस क्रिएट कर देंगे, मतलब अनएबल टू अंडरकम अंडर अ प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें वुमेन यानी फीमेल्स प्रेगनेंसी की कंडीशन में नहीं आ पाती है, तो वो कंडीशन कौन सी कंडीशन कहलाती है, वो इनफर्टिलिटी की कंडीशन कहलाती है, ठीक है। तो चलो, इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए बहुत सारे मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे मेथड्स प्रोड्यूस भी किए गए हैं। सबसे पूरे एक गुरु को बोला जाएगा अगर इन मेथड्स के, तो आर्ट्स बोला जाता है। आर्ट्स यानी
RTS यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो उसको स्टार्ट करते हैं, फटाक से मैं टॉपिक इंटर कर देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें, चलो। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अपना असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिसे आर्ट्स भी बोला जाता है। तो आर्ट्स के अंदर क्या क्या चीजें कंक्लूड होती हैं? आर्ट्स के अंदर आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर दो प्रोसेस आते हैं, जिफ्ट और IUT। नेक्स्ट आता है गिफ्ट यानी गैमेट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। नेक्स्ट आ जाता है अपना इसके दो प्रोसेस आ जाते हैं, जिसके प्रोसेस के थ्रू ये काम वर्क होता है। एक होता है ICSI यानी इंट्रा साइटोस्प्लर्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और आखिरी आता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। अब इस सारी टॉपिक्स को कवर करते हैं एक बाय वन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और सबसे पहले समझ लेते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कौन सी टेक्नोलॉजी है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू इनफर्टिलिटी की कंडीशंस को एक प्रेग्नेंट वुमेन्स या फिर एक प्रेग्नेंट वुमेन्स या फिर मेल्स में दूर की जाती है। ठीक है, इनफर्टिलिटी की कंडीशंस को दूर करके एक चाइल्डलेस पेरेंट्स के पास भी चाइल्ड आने की संभावना पैदा की जाती है। ठीक है, बहुत सारे इसके मेथड्स हैं, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, गिफ्ट। ठीक है, तो डिफरेंट मेथड्स डिपेंड करता है। चलो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक आ जाता है इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक ऐसा फर्टिलाइजेशन है, प्रोसेस है, जिसमें इसे एक टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के अंदर भी रखा गया है। ठीक है, जो टेस्ट ट्यूब बेबी में आप पढ़े होगे कभी, वही सेम टू सेम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में आता है। मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के अंदर ही इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आता है। अब बहुत सारे उल्टा सीधा मैंने बोल दिया। चलो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक ऐसा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है जिसमें मेल से क्या स्पर्म लिया जाता है और फीमेल से क्या ओवम कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम एक एक्सटर्नल कंडीशंस में अप्लाई करके उसके बीच में फ्यूजन किया जाता है। ठीक है, फ्यूजन के करने के कारण जो जाइगोट बनता है वो आगे ZIFT या फिर IUT टेक्निक से फिर से फीमेल्स में ट्रांसफर किया जाता है 8 ब्लास्टोमेयर्स की कंडीशन तक। अब यहाँ एक और कंडीशन आती है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या समझना है अपने को? ZIFT क्या होता है और IUT मेथड क्या होता है। ठीक है, और जो अपन कंडीशन जो बाहर में रख रहे हैं, क्या वो सेम टू सेम कंडीशन होती है जो एक प्रेग्नेंट वुमेन सप्लाई कर पाती है? हाँ, वो सेम टू सेम कंडीशन एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्रिएट किया जाता है जो एक प्रेग्नेंट वुमेन अपने अंदर प्रोवाइड करती है, एक अपने अंदर यूटेरस में प्रोवाइड करती है। तो वो सेम टू सेम कंडीशन होता है। अब इसीलिए जो टेस्ट ट्यूब बेबी है प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है, करीबन कई लैक्स लगते हैं, करीबन फ्यू लैक्स, जैसे कि 3 to 5 लैक्स लगते हैं अगर अच्छे कंपनी में आप करवाते हो। चलो, और उससे ज़्यादा भी वैरी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ZIFT यानी क्या होता है? ZIFT का फुल फॉर्म है जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर में जो अपना जाइगोट फॉर्मेशन होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के कारण, वो जाइगोट को डायरेक्टली फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के होते हुए फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। कौन सी कंडीशन में? वो कंडीशन एक और इसमें कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ZIFT तभी परफॉर्म किया जाएगा अगर जाइगोट 8 ब्लास्टोमेयर्स तक ही फॉर्मेशन हुआ है। चलो, अगर मान लो 8 से ज्यादा ब्लास्टोमेयर्स फॉर्मेशन हो गया है तो ठीक है, 8 से ज्यादा ब्लास्टोमेयर्स बोलने का मतलब 8 से ज्यादा क्लीवेज हो गया है। पहले क्या होता है 2, 4, 8, फिर 8 से 16, 16 से 32, तो 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज में जब रहेगा, तो अगर 8 ब्लास्टोमेयर से ज्यादा स्टेज में है तो IUT का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इंट्रा यूटेरिनरी ट्रांसफर। अब इस बार जो भी जाइगोट है या फिर एक अनडेवलप्ड एम्ब्रायो, उसको डायरेक्ट यूटेरस में छोड़ा जाता है। अब यूटेरस के बाद वो उसमें यहाँ एक फिजिकली कंडीशन वो पाता है और फर्दर आगे जाके ग्रो होता है। तो आ जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के अंदर ऐसा किया जाता है। ठीक है, मान लो ये तो नॉर्मल पेरेंट्स में ऐसा प्रोसेस हो जाता है, जिनमें मान लो कि फ्यूजन बस नहीं हो पा रहा है, बाकी मेल एंड फीमेल गैमेट इतने सेटिस्फाइड हैं कि वो जाइगोट फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलो,
अगर ये भी प्रोसेस मतलब उनमें इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं है तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम जाते हैं जो है अपना गिफ्ट। ठीक है, गिफ्ट प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? गिफ्ट प्रोसेस है गैमेट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। इसे क्या बोला जाता है? गैमेट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। गिफ्ट प्रोसेस में होता क्या है? गिफ्ट प्रोसेस में एक ओवम फ्रॉम अनदर फीमेल से कलेक्ट किया जाता है, एक ऐसी फीमेल से कलेक्ट किया जाता है कि जो कि एक फर्दर एक मैच्योर ओवम क्रिएट कर पा रही हो, प्रोड्यूस कर रही हो, तो उससे ओवम लिया जाता है। और दूसरी बात, उससे एक जिस वुमेन्स को प्रेगनेंसी चाहिए, ठीक है, जिसको मदर बनना है, तो उसके अंदर क्या किया जाता है? उस ओवम को कलेक्ट करके ट्रांसफर किया जाता है फिलोपियंस में, ट्यूब में। फिर फर्दर इंसेमिनेशन प्रोसेस अगर या फिर क्वाइटस हुआ तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर मान लो वहां भी ऐसा नहीं हो पाया, ये भी कंडीशन है भाई, ओवम तो सब ट्रांसफर कर दिए, बट अगर मेल भी अनसेटिस्फाइड है, ठीक है, मेल भी अनसेटिस्फाइड कर देता है फीमेल्स को, ठीक है, उस प्रोसेस में ऐसा काम नहीं हो पाता है, तो वहां हम जाते हैं गिफ्ट में ही दूसरे टर्म्स के लिए, मतलब दूसरा प्लान के लिए। अब जो भी अपन क्या करते हैं, यहाँ अपन एक फीमेल दूसरे फीमेल से ओवम कलेक्ट किए, ठीक है, उस ओवम को एक प्रोसेस आता है ICSI, ठीक, मतलब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है? डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्शन में दिया जाता है और ओवम के ऊपर इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा या फिर इससे पहले देख चुके होंगे। तो उस प्रोसेस में डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है स्पर्म को, और फिर फर्दर जो भी इंजेक्ट करने के बाद अब फ्यूजन हो जाएगा, जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा और फिर उस फीमेल मदर्स में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। ये हाँ, ये भी कंडीशन आनी चाहिए, ये भी कंडीशन अप्लाई सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि जो अपना फीमेल मदर में जो भी ट्रांसफर कर रहे हैं वो एक सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड कर रही हो, ठीक है, सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड कर रही हो, तभी ये जिफ्ट काम करेगा, नहीं तो अपन नेक्स्ट प्रोसेस में चल देंगे, ठीक है। चलो, तो ये आ जाता है गैमेट, मतलब जिफ्ट में ICSI मतलब साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट इंजेक्शन किया जाता है ओवम के, तो जाके वो फ्यूज करके खत्म काम। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोसेस में पहले तो क्या कर दिया जाता था? ओवम को फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है, फिर उसके बाद मेल डोनर से या फिर किसी भी अनदर मेल से क्या किया जाता है? स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है और उसको डायरेक्ट फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि अभी यूटेरस तक विजाइना से फिर यूटेरस में जाएंगे, यूटेरस से फिर फिलोपियन ट्यूब, इससे स्पर्म काउंट क्या हो जाता है? तो खत्म हो जाता है, स्पर्म की पावर डिक्रीज। अब क्या कर रहे हैं हम? थ्रू अ प्रोसेस और थ्रू अ मैकेनिकल प्रोसेस अब डायरेक्ट अपन क्या कर रहे हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट स्पर्म को फिलोपियन ट्यूब तक ट्रांसफर कर रहे हैं, फिलोपियन ट्यूब में भी वहां ओवम तक डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं, डायरेक्ट स्पर्म सारा का सारा ओवम में गिरे, ठीक है, जितने अनफ्यूज होना चाहेंगे अनफ्यूज हो जाएंगे, जितने फ्यूज होना होगा फ्यूज हो जाएंगे, कंप्लीट। चलो, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन समझ आए। अब आता है नेक्स्ट प्रोसेस हमारा इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन एक बहुत ज्यादा क्रिटिकल प्रोसेस है, ठीक है। इन विवो फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जहां मदर के पास कुछ कैपेबिलिटी नहीं रहती है, ठीक है, मतलब मदर के पास एक कैपेबिलिटी क्या है कि मदर मान लो ओवम प्रोड्यूस कर सकती है। पहला बात कैपेबिलिटी क्या आ जाएगा? मदर ओवम प्रोड्यूस कर सकती है, मेल स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, मेल स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है, वो सेटिस्फाइड भी है, फीमेल ओवम प्रोड्यूस कर सकती है, वो भी सेटिस्फाइड गैमेट है। अब इन दोनों गैमेट पर जो फीमेल मदर है वो उसको एक प्राइवेट या फिर एक कंडीशन प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, जो कंडीशन प्रेगनेंसी के लिए चाहिए वो कंडीशन प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, तब हम इन विवो फर्टिलाइजेशन की ओर बढ़ते हैं। अब इन विवो फर्टिलाइजेशन में उन दोनों से चीज़ों को कलेक्ट किया जाता है, मतलब हम फीमेल मदर से क्या ओवम कलेक्ट किया जाएगा और मेल फादर से स्पर्म कलेक्ट किया जाएगा, उनको बाहर एक आर्टिफिशियल प्रोसेस से मतलब एक इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन की तरह उसे क्या किया जाता है? फ्यूज किया जाता है, ठीक है। फ्यूज करने के बाद अब जो भी जाइगोट फॉर्मेशन होता है उस जाइगोट को जिफ्ट या फिर IUD दोनों प्रोसेस में से किसी एक प्रोसेस का यूज करके किसी अनदर फीमेल मदर में ट्रांसफर किया जाता है, किसी अनदर फीमेल लेडी में ट्रांसफर किया जाता है, जो कि एज एक सिर्फ
क्या एक कंडीशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी, ठीक है, एक कंडीशन प्रोवाइड करेगी प्रेगनेंसी के लिए। अब यहाँ जो गैमेट जो भी क्रोमोसोमल पैटर्न रहेगा वो मदर और फादर के गैमेट्स के रिस्पेक्ट में रहेगा, बट सिर्फ और सिर्फ कंडीशन एक अनदर फीमेल मदर प्रोवाइड करेगी, मतलब बच्चा किसी और का है और पल किसी की और पेट में है, ठीक है, ये आ गया। चलो तो ये हो गया कंप्लीट, और यहीं से अपना आज का पूरा प्रोसेस मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कंप्लीट होता है। एकदम से मज़ेदार था, आखिरी वाला टॉपिक समझने लायक था, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारी मूवीज़ भी निकली हैं, आप उस पर जाके देख सकते हो। कौन सी? इन वीवो फर्टिलाइजेशन के रिलेटेड निकली हैं, साउथ में निकली हैं, आप चाहे जापानीज़ मूवी में चले जाओ, चाइनीज़ मूवी में चले जाओ, बहुत सारी हैं। चलो ख़त्म करो, मिलते हैं अगले वीडियो पे, अगले चैप्टर पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का वीडियो आएगा इसके बाद, ठीक है, जहाँ कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे और उसको स्टडी करेंगे, और इसके बाद एक और लेक्चर अब नहीं आएगा भाई, इस चैप्टर का हो गया कंप्लीट, ठीक है, एक क्वेश्चन वाला लेक्चर आएगा, इसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर पे अपन मिलेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले चैप्टर में।